चलिए एक बार ऐसे 530 को रिवाइज करते हैं, जो कि है मेरा ऑडिट सैम्पलिंग। वैसे तो ये चैप्टर 4 का पार्ट है, बट मैं उसको अलग से रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। चलिए, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको ऑडिट सैम्पलिंग। चलिए, सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ सैम्पलिंग की शुरुआत कैसे हुई। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम लोग सैम्पलिंग करते क्यों हैं ऑडिट में। देखिए, ऐसा माना जाता था कि एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करना इकोनॉमिकली वेस्टफुल होता है। क्या माना जाता था पहले कि एक एक ट्रांजेक्शन्स को चेक करना इकोनॉमिकली वेस्टफुल होता है, और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, टाइम भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और फिर कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी थे कि सारे ट्रांजेक्शन को चेक करने से शायद ही कुछ मिलते हैं, मतलब शायद ही कुछ मटेरियल चीज़ें मिलती हैं। तो इसीलिए फिर होता ना, एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं, कुछ सैम्पलिंग बेसिस पे ही चेकिंग करते हैं, मेन एरियाज़ को चेक कर लेंगे और बाकी एरियाज़ को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सैम्पलिंग करना नहीं करना ये ऑडिटर का अपना डिस्क्रिशन है। सैम्पलिंग करना ही पड़ेगा, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है। तो मैंने आपको 3-4 बातें बोली। सैम्पलिंग की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि पहले लोग मानते थे कि एक एक ट्रांजेक्शन्स को चेक करना इकोनॉमिकली वेस्टफुल है, क्योंकि उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, और शायद ही कुछ मटेरियल चीज़ें रिवील होती हैं। तो फिर सैम्पलिंग करना शुरू किए। और सैम्पलिंग करना ये आपका अपना डिस्क्रिशन है, आपका मन हो तो आप करो, नहीं तो फिर आप 100% चेकिंग करो। ठीक है। अच्छा, सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या है? तो सैम्पलिंग की डेफिनेशन ये है, इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम। ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स, इसको बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। एक तो होता है ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना सारे के सारे डेटा पे, एक होता है ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना टू लेस देन 100% ऑफ डेटा। इसी को क्या बोलते हैं? ऑडिट सैम्पलिंग। मतलब आप यहाँ पे 100% डेटा की चेकिंग नहीं कर रहे हो। ऑडिट प्रोसीजर लगाने का क्या मतलब होता है? इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरी करना, चेकिंग करना। तो आप यहाँ पे 100% डेटा की चेकिंग नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे 80%, 70%, 60% उसकी चेकिंग कर रहे हो और उस पर अपना ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहे हो। ध्यान रखिए, जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो सैंपल हमें इस कदर सेलेक्ट करना है कि जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स हों उनका इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन हो, और जो भी हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करे मेरे इंटायर पॉपुलेशन को। दो बात मैंने आपको बोली कि जो भी आपका सैंपल होगा या जो सैम्पलिंग यूनिट्स होगी उसका इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, और दूसरा, जो भी आप सैंपल उठाओ वो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, तभी आपका जो कंक्लूजन बनेगा वो सही बनेगा। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ SA 530। तो 530 तभी एप्लीकेबल होगा जब ऑडिटर ऑडिट सैम्पलिंग यूज़ कर रहा है, क्योंकि 530 का नाम ही है ऑडिट सैम्पलिंग। तो 530 तभी यूज़ होगा जब ऑडिटर ऑडिट सैम्पलिंग यूज़ कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड डील करता है दो बातों से, जब एक ऑडिटर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ करता है या फिर जब एक ऑडिटर नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ करता है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाती है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में अपना जजमेंट, अपना एक्सपीरियंस आ जाता है। अब सैम्पलिंग हम लोग 3 केसेस में यूज़ करते हैं, सैंपल ड्रॉ करने के लिए, दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने के लिए, और रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। देखिए, हम लोग 530 का यूज़ 3 चीज़ों में करते हैं, सैंपल को ड्रॉ करने के लिए, कंट्रोल टेस्टिंग के लिए, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए, और रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन मतलब क्लाइंट का 100% डेटा। पॉपुलेशन मतलब क्लाइंट का 100% डेटा। बट आप क्या 100% डेटा की चेकिंग कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, आप उसमें से कोई सैंपल निकाल रहे हो। तो ध्यान रखिए, पॉपुलेशन का मतलब है 100% डेटा। इसका एक नाम और भी है, यूनिवर्स। यूनिवर्स का ही मतलब होता है इंटायर सेट ऑफ डेटा। अब एक क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए।
तो पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, पॉपुलेशन रिलायबल होनी चाहिए और पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? पहली बात आप देखो कि आपका पॉपुलेशन कंप्लीट हो, क्योंकि आप पॉपुलेशन से ही सैंपल निकाल रहे हो। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? क्लाइंट का 100% डेटा, आप उसी से सैंपल निकाल रहे हो। तो अगर आपका पॉपुलेशन ही इनकम्प्लीट है तो आपका सैंपल गलत हो जाएगा। तो पहले आप चेक कर लो कि पॉपुलेशन में 100% डेटा है कि नहीं है, कुछ छोटा तो नहीं है ना। सेकंड, आप चेक करो रिलायबल है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपका पॉपुलेशन ही रिलायबल नहीं है तो फिर सैंपल कैसे रिलायबल होगा। थर्ड, आप चेक करो एप्रोप्रिएट, क्या वो आपके लिए एप्रोप्रिएट है। आप जिस एरिया में चेकिंग कर रहे हो या जो पर्पस है आपको ऑडिट का, वो पर्पस मीट होगा कि नहीं होगा। अब सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट के पास टोटल 100 इनवॉइस है, तो ये क्या हो गया? पॉपुलेशन। 100 इनवॉइस में मैंने 25 इनवॉइस निकाला चेक करने के लिए, ये हो गया मेरा 25 सैम्पल साइज। देखिए, क्लाइंट के पास टोटल 100 इनवॉइस हैं, सेल परचेज जो भी है सब मिला जुला के 100 इनवॉइस है। 100 इनवॉइस में मैंने 25 इनवॉइस निकाला एज अ सैम्पल। अब 25 इनवॉइस के अंदर जितने इंडिविजुअल इनवॉइस हैं वो सारे मेरे क्या होते हैं? सैम्पलिंग यूनिट। देखो, मैंने 25 इनवॉइस निकाला कि मैं 25 इनवॉइस चेक करूँगा। अब 25 इनवॉइस के अंदर जो भी इंडिविजुअल इनवॉइस हैं वो सारे मेरे क्या होते हैं? सैम्पलिंग यूनिट। फिर हम इन्हीं सैम्पलिंग यूनिट्स पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं और अपना कंक्लूजन बनाते हैं। तो ध्यान रखिए, जो आपका 100 इनवॉइस था वो था पॉपुलेशन, जो आपने 25 इनवॉइस सेलेक्ट किया वो था आपका सैम्पल साइज़, और 25 इनवॉइस के अंदर जो इंडिविजुअल इनवॉइस हैं वो सारे हैं सैम्पलिंग यूनिट्स, और उसी के ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हो। अच्छा, सैम्पलिंग आप दो केसेस में अप्लाई कर सकते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आप डेविएशन आइडेंटिफाई करते हो और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आप मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करते हो। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आप डिवीजन आइडेंटिफाई करते हो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आप मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करते हो। अब अप्रोचेस टू सैम्पलिंग क्या है? दो अप्रोचेस हैं, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल। तो सैम्पलिंग के दो अप्रोचेस हैं, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है? जिसमें हम लोग रैंडम सिलेक्शन करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ करते हैं, और जिसमें हम सैम्पलिंग रिस्क को भी कंसिडर करके चलते हैं। 3 बातें हैं, क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सिलेक्शन करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ करते हैं, और जिसमें सैम्पलिंग रिस्क को कंसिडर करते हुए चलते हैं। जो हमारा स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, इसको साइंटिफिक अप्रोच माना जाता है। साइंटिफिक अप्रोच क्यों माना जाता है? क्योंकि ये मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। इसमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होती है, ठीक है, कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होती है। और ये हम तभी अप्लाई करते हैं जब पॉपुलेशन बहुत ह्यूमंगस है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, ठीक है। और यही सारी बातें लिखी हुई हैं। जब ह्यूज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स होते हैं, तभी हम इसको लगाते हैं। नेक्स्ट है मेरा नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। देखिए, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हम कोई रूल, कोई लॉ फॉलो नहीं करते हैं। हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज फॉलो करते हैं। मेरे पास 100 इनवॉइस है, अब मैं अपने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे उसमें से 20-25 इनवॉइस निकाल रहा हूँ, तो अभी बायसनेस आ जाती है। तो ध्यान रखिए, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ना ऑब्जेक्टिव है ना साइंटिफिक है, बट ये सिंपल टू ऑपरेट है। क्योंकि इसमें आपको ना कोई कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, ना कोई टेक्नोलॉजी की नॉलेज चाहिए, ना कोई सैम्पलिंग टेक्निक्स की नॉलेज चाहिए, ना कोई मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी की नॉलेज चाहिए। तो ये सिंपल टू ऑपरेट है।
आपके पास 100 इन्वॉइस पड़े हैं, आपने अपने नॉलेज के बेसिस पे, आपने अपने जजमेंट के बेसिस पे 20-25 इन्वॉइस निकाल लिया, तो ये ना ये ऑब्जेक्टिव है ना साइंटिफिक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैम्पलिंग प्लान। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कितना चेकिंग करेंगे, मेरी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कितनी होगी, ये क्वेश्चन आता है। तो ये डिपेंड करेगा कुछ 5-6 फैक्टर्स में। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, टॉलरेबल एरर रेंज और डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन आता है फैक्टर्स टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, हम चेकिंग ज़्यादा करेंगे चेकिंग कम करेंगे, तो उसके 5 फैक्टर्स हैं। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, टॉलरेबल एरर रेंज और डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस। क्या मतलब हुआ इसका, समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ा तो चेकिंग ज़्यादा करेंगे। स्टेट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, इस पर देखना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। स्ट्रांग होंगे तो चेकिंग कम करेंगे, वीक होंगे तो चेकिंग ज़्यादा करेंगे। रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स रिलायबल होंगे तो चेकिंग कम करेंगे, रिलायबल कम होंगे तो चेकिंग ज़्यादा करेंगे। टॉलरेबल एरर रेंज, आप टॉलरेट ज़्यादा कर सकते हो तो आप चेकिंग कम करोगे, टॉलरेट कम कर सकते हो तो चेकिंग ज़्यादा करोगे। डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए तो चेकिंग ज़्यादा करोगे, कॉन्फिडेंस कम चाहिए तो चेकिंग कम करोगे। इसको दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के क्या क्या एडवांटेज है, मतलब अगर मैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ करता हूँ तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्लाइंट का 1000 डेटा था तो उसमें से 200 सैंपल निकल के आया, ठीक है। 1000 डेटा पे 200 सैंपल निकल के आया। अब कल चल के क्लाइंट का 2000 डेटा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कल चल के सैंपल 400 निकल के आएगा। ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की एक मैं बोल सकता हूँ ना एक एडवांटेज है इसका, कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पॉपुलेशन डबल कर दिया तो सैंपल भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो देखता है कि आपने जो पॉपुलेशन बढ़ाया है वो सिमिलर है कि नॉन सिमिलर है। अगर कंप्यूटर को लगता है कि नहीं जो पॉपुलेशन ओवरऑल है, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो वो पूरा 200 डेटा नहीं बढ़ा देगा सैंपल का, 50 बढ़ाएगा, 100 बढ़ाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ऐसा नहीं है कि आपने पॉपुलेशन बढ़ाया तो सैंपल भी बढ़ जाएगा प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ेगा कि आपने 1000 का 2000 किया तो इधर सैंपल 200 का 300 हो गया या 350 हो गया। क्या दूसरा एडवांटेज है कि इसमें जो सैंपल सिलेक्शन है ये ऑब्जेक्टिव है और डिफेंसिबल है। इस पर हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हैं और ये एक्सेप्टेबल वे ऑफ सैम्पलिंग है। तो 4-5 एडवांटेज ध्यान रखिएगा। इसमें सैम्पल साइज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं होता है टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एरिया। ये ऑब्जेक्टिव एंड डिफेंसिबल है। इसमें हम लोग सैम्पलिंग रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क को लेके चलते हैं और ये एक्सेप्टेबल वे ऑफ सैम्पलिंग है। अब सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हम सैम्पल डिज़ाइन करते हैं। सैम्पल डिज़ाइनिंग का क्या मतलब है? बैकग्राउंड टेस्टिंग करना कि पॉपुलेशन कंप्लीट है कि नहीं है, पॉपुलेशन रिलायबल है कि नहीं है, पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, हम जो एरिया चेक करना चाह रहे हैं, हम जो असर्शन चेक करना चाह रहे हैं, क्या वो असर्शन चेक हो पाएगी। तो पहले तो बैकग्राउंड टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद सैम्पल साइज़ निकालते हैं कि हमें कितना सैंपल लेना चाहिए। और सैंपल साइज़ कैसे निकलती है? सैंपल सिलेक्शन मेथड से। अलग अलग सैंपल सिलेक्शन मेथड हैं, आगे आप लोग पढ़ोगे या पढ़ा भी होगा आप लोग ने, खैर, सर्टिफाइड सैम्पलिंग, हैफेजर्ड सैम्पलिंग, तो उसके सिलेक्शन मेथड हैं। उसके बाद फिर आप जो सैंपल निकला उस पर फिर आप ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हो। तो 4 पॉइंट्स हैं। पहले आप सैंपल डिज़ाइन करते हो, मतलब बैकग्राउंड टेस्टिंग करते हो, फिर आप एक सैंपल साइज़ होता है ना, मन में रख के चलते हो। उसके बाद आप सैंपल सिलेक्शन करते हो
और उसके अलग अलग मेथड्स हैं। उसके बाद जो भी सैंपल निकला आप उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हो। फिर मैंने आपको बोला कि सैम्पलिंग करने के 2 अप्रोचेस हो सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। मतलब अब आपके 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे या टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे। तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे तो आपको डेविएशन मिलेगी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करोगे तो आपको मिस स्टेटमेंट्स मिलेगी। तो आप उसके नेचर एंड कॉजेज़ को देखोगे। फिर एक नई चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट करना। एक नई चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्शंस का क्या मतलब होता है? देखिए, आपको अल्टीमेट ओपिनियन किस पे देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है। आपको अल्टीमेट ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है, सैम्पल पे नहीं देना है। सैम्पल को बस आप एक बेस बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट का 100 इनवॉइस था टोटल, उसमें से आपने 50 इनवॉइस चेक किया और 50 इनवॉइस में 5 इनवॉइस में मिस स्टेटमेंट्स निकली। कितने पे? 5 इनवॉइस पे। तो आप देखोगे कि मैंने 50 चेक किया तो 50 पे 5 निकला, तो मतलब कितना निकला? 10%। तो आप इसी 10% को ओवरऑल डेटा पे प्रोजेक्ट करोगे कि अगर 100 चेक करता तो 10 निकल जाता। बात समझो, अगर 100 चेक करता तो 10 निकल जाता। फिर आप देखोगे कि अगर 10 निकल जाता तो टोटल मिस स्टेटमेंट्स कितनी होती। फिर आप उसको कंपेयर करोगे मटेरियलिटी से। अगर वो मटेरियलिटी को एक्सीड कर रहा है तो फिर आपको सैम्पलिंग ड्रॉप करनी पड़ेगी, और अगर वो मटेरियलिटी के लिमिट के अंदर है तब तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो सैम्पलिंग से। देखो, मैंने क्या क्या चीज़ें बोली, बहुत आराम से आपको सुनना पड़ेगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड करके बार बार देखिए, बार बार सुनिए, तभी आएगा। तो पहला आप सैम्पल डिज़ाइन करते हो। सैम्पल डिज़ाइन कैसे करते हो? बैकग्राउंड चेकिंग करते हो कि हाँ, पॉपुलेशन कंप्लीट है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है। आप कौन सा एरिया चेक करना चाह रहे हो, कौन सा एसरेशन वेरीफाई करना चाह रहे हो। फिर आप एक सैम्पल साइज़ निकाल के चलते हो। फिर आप सैम्पल सिलेक्शन मेथड लगाते हो। फिर जो भी सैम्पल निकले हैं उसमें आप ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हो। फिर 2 ही चीज़ आप चेक कर सकते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो आपको डिविएशंस मिलेगी या फिर मिस स्टेटमेंट्स मिलेगा। फिर जो भी आपको डिविएशंस या मिस स्टेटमेंट्स निकली है, फिर आप उसको प्रोजेक्ट करोगे। जैसे अगर 50 पे 5 निकला तो 100 पे 10 निकलेगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। बट प्रोजेक्शंस के कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर कोई एनामोलस आइटम है तो हम उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में भी हम उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। कोई एनामोलस आइटम है, हम उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में भी हम उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कंट्रोल ख़राब होंगे तो ख़राब ही होंगे, उसका कोई प्रोजेक्शन नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपने 100 में से 50 इनवॉइस निकाला और 50 इनवॉइस में आपको पता चल गया कंट्रोल ख़राब है, तो कंट्रोल ख़राब ही होंगे, इसका कोई ओवरऑल प्रोजेक्शन नहीं होता है। और लास्ट में फिर आप रिज़ल्ट को इवैल्यूएट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटिफाइड सिलेक्शन। देखो, स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है कि आप एक स्ट्रैटा बनाते हो। देखो, स्ट्रैटिफिकेशन में होता है क्या है कि मान लीजिए आपका डेटा हेट्रोजेनस है, हेट्रोजेनस डेटा है, मतलब उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप उस वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए पूरे डेटा को डिवाइड कर देते हो इनटू डिफरेंट स्ट्रैटा। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास इनवॉइस हैं और उस इनवॉइस में यूपी की भी सेल है, एमपी की भी सेल है, राजस्थान की भी सेल है, दिल्ली की भी सेल है, मतलब अलग अलग राज्य की सेल है। तो ये हेट्रोजेनस डेटा है। मैंने क्या किया, मैंने ग्रुपिंग बना दिया। यूपी की सेल यहाँ पे रखी जाएगी, एमपी की सेल यहाँ रखी जाएगी, राजस्थान की सेल यहाँ रखी जाएगी। अब इससे क्या हो गया कि मैंने अलग अलग स्ट्रैटा बना दिया, तो इससे वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी। और अब मैं अलग अलग स्ट्रैटा की चेकिंग करूँगा, मतलब अलग अलग स्ट्रैटा से सैंपल निकालूंगा। जैसे यूपी की सेल में 100 इनवॉइस है तो उससे 10 सैंपल निकाला,
राजस्थान के सिले 50 इनवॉइस हैं, तो उससे अपने हिसाब से 5 सैंपल निकाला, जो भी है, मतलब मेरे जजमेंट के हिसाब से। तो मैं अलग अलग स्ट्राटा के हिसाब से चेकिंग करूँगा अब। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने पूरे डेटा को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राटा में बांट दिया, ताकि मेरी वेरिएबिलिटी कम हो जाए, ताकि जो डेटा हेट्रोजेनस था वो होमोजेनस बन जाए। वेरिएबिलिटी कम हो गई, रिस्क कम हो गया। अब मैं अलग अलग स्ट्राटा में सैंपल बनाऊंगा और उस सैंपल की चेकिंग करूंगा। फिर एक होता है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। तो वैल्यू वेटेड नाम से क्लियर है कि यहाँ पे आप अमाउंट के हिसाब से चेकिंग करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटर का एरिया चेक कर रहे हो, तो आप उसमें देखोगे कि लाख रुपए से ऊपर के डेटर कितने हैं, लाख रुपए से ऊपर के डेटर कितने हैं, तो आप उसकी चेकिंग करोगे। लाख रुपए से नीचे के डेटर की चेकिंग नहीं करोगे। तो ये भी एक तरीका है सैंपल निकालने का, कि आप यहाँ पे वैल्यू पे एम्फेसाइज कर रहे हो, अमाउंट पे एम्फेसाइज कर रहे हो कि लाख रुपए से ऊपर के डेटर है, ठीक है, हम उसकी चेकिंग करेंगे। लाख रुपए से नीचे के जो डेटर है हम उसकी चेकिंग नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। क्या बोल रहा है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मतलब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हो, सैंपल साइज कम लेना कि ज़्यादा लेना, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, ग्रेटर दी रिलायंस द ऑडिटर प्लेसेस ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। तो ऑडिटर जितना ज़्यादा कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाहता है, तो उसको उतना ज़्यादा चेकिंग करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, स्मॉलर द टॉलरेबल एरर, मतलब और अगर ऑडिटर कम बर्दाश्त कर सकता है तो ऑडिटर ज़्यादा चेक करेगा। हायर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, ऑडिटर को लगता है कि नहीं डेविएशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो सैंपल साइज बढ़ा देगा। लास्ट है, एन इंक्रीज इन द एश्योरेंस दैट टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज नॉट एक्सीडेड बाई एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन। मतलब सिंपली हमें एश्योरेंस चाहिए कि हम जितना टॉलरेट कर सकते हैं, हम जितना टॉलरेट कर सकते हैं, तो जो भी एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन होगी वो उससे मेरे टॉलरेबल एरर रेट से कम होगी। तो अगर ऐसा है तो आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स कि सैंपल साइज ज़्यादा लेंगे कि सैंपल साइज कम लेंगे। कौन से केस में? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में। तो पहला पॉइंट है कि अगर आप ज़्यादा रिलायंस प्लेस करना चाह रहे हो कंट्रोल्स में, तो आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। आप टॉलरेट कम कर सकते हो तो भी सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका डिविएशन, आपको लगता है कि नहीं कंट्रोल्स में डिविएशन ज़्यादा होंगे, तो भी सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपको ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए कि जो हम जितना टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो कभी भी एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन से कम ना हो, ठीक है, मतलब मेरा एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से कम ही हो, तो भी आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। फिर ऐसे कुछ फैक्टर्स निकल के आते हैं फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी सैंपल साइज ज़्यादा कि कम, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला, अगर आपका रोमम ज़्यादा है, अगर आपका रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा है, तो आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऑडिटर बाकी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में ज़्यादा रिलाई कर रहा है, बाकी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मतलब जैसे आपका टेस्ट ऑफ जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गया, ठीक है, तो उस पर आप ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, तो फिर आप सैंपल पे कम रिलाई करोगे और सैंपल साइज़ कम कर दोगे। ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए आपको, तो सैंपल साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। आप ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हो तो सैंपल साइज़ कम करना पड़ेगा। मिस स्टेटमेंट्स आपको ज़्यादा लगता है तो सैंपल साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपका स्ट्रैटिफिकेशन अप्रोप्रिएट है तो सैंपल साइज़ आप कम कर दोगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं सैंपल साइज़ निकालने के, मतलब ज़्यादा रखेंगे कम रखेंगे इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो रोमम ज़्यादा है तो सैंपल साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऑडिटर बाकी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स उस पर ज़्यादा रिलाई कर रहा है, तो फिर सैंपल साइज़ कम कर देगा। उसको ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए तो सैंपल साइज़ बढ़ा देगा। वो टॉलरेट ज़्यादा कर सकता है तो सैंपल साइज़ कम कर देगा।
उसको ज़्यादा मिस स्टेटमेंट्स लगती है तो सैम्पल साइज बढ़ा देगा, और अगर उसका स्ट्रैटिफिकेशन अप्रोप्रिएट है, मतलब डेटा होमोजेनस हो गया है, ठीक है, आपने अलग अलग स्ट्रैटा बना दिया है, तो ऐसे केस में आप सैम्पल साइज कम कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबिलिटी कम हो गई, रिस्क कम हो गया है। अब सैम्पल सिलेक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं, तो रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सिलेक्शन, मॉनिटरी यूनिट सिलेक्शन, हैफेजर्ड सिलेक्शन और ब्लॉक सिलेक्शन। तो ये सारे डिफरेंट सैम्पलिंग के मेथड्स हैं, रैंडम, सिस्टमैटिक, मॉनिटरी यूनिट, हैफेजर्ड और ब्लॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, सैम्पलिंग रिस्क क्या होती है। तो देखिए, सैम्पलिंग रिस्क का क्या मतलब है कि अगर सर मैं पूरा डेटा चेक करता, क्लाइंट का 100% डेटा चेक करता, तो मेरा ओपिनियन कुछ और होता। देखो, सैम्पलिंग रिस्क कब आती है, मैंने सैम्पल के बेसिस पे चेकिंग किया तो मेरा ओपिनियन कुछ और आया, और यही अगर मैं पूरे पॉपुलेशन की चेकिंग करता तो मेरा ओपिनियन कुछ और आता। इसी को बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। तो सैम्पलिंग रिस्क अगर है तो दो तरीके के एरोनियस कंक्लूजन निकल सकते हैं। सबसे पहला, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे थे, ठीक है, और आपको क्या लगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, आपको क्या लगा कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, जबकि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं थे। देखो, आपको क्या लगा कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, जबकि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं थे। तो फिर आप ऑब्वियसली आप एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कम कर दोगे, आप एरियाज कम चेक करोगे, तो उससे आपकी ओपिनियन इफेक्ट हो जाएगी। सेम ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपको लगा मटेरियल में स्टेटमेंट है ही नहीं, जबकि मटेरियल में स्टेटमेंट थी, तो फिर आपका ओपिनियन गलत हो जाएगा। दूसरा केस लेके चलते हैं, आपको लगता है कंट्रोल्स वीक हैं, जबकि कंट्रोल्स स्ट्रांग थे, तो ऐसे केस में आप चेकिंग बढ़ा दोगे, ठीक है, चेकिंग बढ़ा दोगे, बट वो टाइम वेस्ट होगा आपका, आपकी अल्टीमेट ओपिनियन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। उल्टा केस वही टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कि आपको लगा मटेरियल में स्टेटमेंट है, बट मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं थी, तो आप चेकिंग बढ़ा दोगे, बट अल्टीमेटली आपके ओपिनियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा अरे नहीं यार, मेरा कंक्लूज़न गलत था। तो दो तरीके के एरोनियस कंक्लूजन निकल सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी। मतलब हम मान के चले थे कंट्रोल्स अच्छा है बट कंट्रोल्स ख़राब निकला, कंट्रोल्स ख़राब है, कंट्रोल्स अच्छा निकला, मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल में स्टेटमेंट थी, मटेरियल में स्टेटमेंट हम मान के चल रहे हैं जबकि मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं थी। तो चार केसेस बन सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओपिनियन में फ़र्क नहीं आएगा अगर आप कंट्रोल वीक मान के चल रहे हो और मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट मान के चल रहे हो। हाँ, आपकी ऑडिट टाइम टेकिंग हो जाएगी, आपकी चेकिंग बढ़ जाएगी, आपको रिसोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बट इससे आपके ओपिनियन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जब आप ये मान के चलते हो कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फिर आपके ओपिनियन पे फ़र्क पड़ेगा। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होती है कि सर यहाँ पे जो रिस्क आ रही है वो सैंपल की वजह से नहीं आ रही है, यहाँ पे सैंपल का कोई लेना देना नहीं है। ये रिस्क आ रही है क्योंकि हमें ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना नहीं आ रहा, एविडेंसेस को इंटरप्रेट करना नहीं आ रहा, हमें मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारी अपनी कमियां हैं, हमारी अपनी गलतियां हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी सैम्पलिंग से जो भी हमें रिजल्ट्स मिला है उसको इवैल्यूएट करेंगे। हमें सैम्पलिंग से जो भी रिजल्ट्स मिले हैं हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी मिसस्टेटमेंट्स है, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और ज़्यादा डिफरेंसेस अगर हमको मिल रहे हैं, हमारे मटेरियलिटी से भी ज़्यादा डिफरेंसेस मिल रहे हैं, तो हम फिर कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था आपका ऑडिट सैम्पलिंग, ठीक है। मैं जितना हो सका उतना धीरे में रिवाइज़ कराया, ठीक है। बाकी कुछ आपके स्पेशल डाउट्स होंगे तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो ऑडियो बनेगा आपका वो 520 में बनेगा। 520 आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये था आपका 530। और देखिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरे एफर्ट्स, आप लोग को लगता है कि नहीं यार सर रिवाइज़ हो रहा है, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दिया करिए, ठीक है। फ़ायदा हो तो सबका फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।